ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज की लहरों पर बारूद की गंध फैल चुकी है और पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। मिडिल ईस्ट में बिछी इस बिसात पर इजराइल, अमेरिका और ईरान अपनी आखिरी चाल चलने के लिए तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत भी पूरी तरह फेल हो चुकी है, क्योंकि हॉर्मुज जलमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाने को तैयार नहीं है और ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन से इंच भर पीछे नहीं हटेगा। लेकिन हकीकत यही है कि महायुद्ध की चिंगारी किसी भी वक्त ज्वालामुखी बन सकती है। लेकिन इस खौफनाक मंजर के बीच जब दुनिया की नजरें समंदर पर टिकी हैं, भारत ने अपने पड़ोस में एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने सबको सुन्न कर दिया है। नेपाल और भारत की सीमा पर एक ऐसा तूफान खड़ा हो गया है जिसकी कल्पना शायद काठमांडू की सत्ता में बैठे बालेंद्र शाह ने कभी नहीं की थी। 100 रुपये के जिस भंसार यानी कस्टम ड्यूटी को लेकर नेपाल ने अकड़ दिखाई थी, वही अब बालेंद्र शाह की सरकार के गले की फांस बन चुका है। भारत ने बिना शोर किए पर्दे के पीछे से नेपाल पर एक ऐसा एक्शन लिया है कि वहां की सरकार ताश के पत्तों की तरह ढहने के कगार पर है। गृह मंत्री सुदन गुरुंग का इस्तीफा तो बस एक शुरुआत है, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। क्या नेपाल की सरकार वाकई गिरने वाली है? और भारत की वो कौन सी कूटनीतिक चाल है जिसने बालेंद्र शाह के मंत्रियों में भगदड़ मचा दी है? आज इन सभी राजों से पर्दा उठेगा। मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वो तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन असली थ्रिलर तो भारत नेपाल बॉर्डर पर चल रहा है। 2026 का ये दौर कूटनीति के लिहाज से बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भारत से आने वाले सामानों पर सख्ती करने का फैसला क्या लिया? खुद उनके अपने देश की जनता सड़कों पर उतर आई है। ये गुस्सा सिर्फ आम जनता का नहीं है, बल्कि ये उस सिस्टम की हार है जो ये समझ बैठा था कि वो भारत को आंखें दिखा सकता है। बॉर्डर पर जो 100 रुपये की कस्टम ड्यूटी लगाई गई है वो सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसने नेपाल के सीमावर्ती इलाकों की पूरी इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है। पिथौरागढ़, धारचूला, बनबसा और वाल्मीकि नगर जैसे इलाकों में जो रोटी बेटी का रिश्ता सदियों से चला आ रहा था, उस पर बालेंद्र शाह की जिद ने टैक्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आज नेपाल के लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, ये उस भरोसे की बात है जो नेपाल की जनता भारत के साथ महसूस करती है। भारत ने इस पूरे मामले में एक बहुत ही सधा हुआ रुख अपनाया है। भारत को पता है कि नेपाल की कमजोर नस कहाँ है। जब तक सामान आसानी से जा रहा था सब ठीक था, लेकिन जैसे ही नियमों की पेचीदगियां बढ़ी, नेपाल के भीतर हाहाकार मच गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या बालेंद्र शाह ने ये कदम किसी बाहरी दबाव में उठाया था या ये उनकी अपनी राजनीतिक भूल थी? होर्मुज की नाकेबंदी और नेपाल का ये नया संकट, दोनों के तार कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। जब दुनिया के बड़े देश युद्ध में उलझे होते हैं, तब पड़ोसी देश अक्सर अपनी सीमाएं और नीतियां बदलने की कोशिश करते हैं। नेपाल ने भी शायद यही सोचा था कि भारत का ध्यान अभी ग्लोबल टेंशन पर है, तो वो चुपके से अपनी सीमा पर नए नियम थोप देगा। लेकिन भारत की इंटेलिजेंस और कूटनीति इतनी कच्ची नहीं है। भारत ने नेपाल की इस हरकत का जवाब गोली से नहीं, बल्कि एक साइलेंट एक्शन से दिया है। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग का इस्तीफा देना यह साबित करता है कि सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। भारी दबाव और जनता के आक्रोश ने मंत्रियों को भागने पर मजबूर कर दिया है। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग ये जानते हैं कि उनके लिए भारत से आने वाला सामान कितना अहम है। वहां के बाजारों में जो सामान 500 रुपए में मिलता था, अब उस पर लगने वाले एक्स्ट्रा टैक्स की वजह से उसकी कीमत आसमान छू रही है। नेपाल की जनता ये पूछ रही है कि जब भारत हमेशा मदद के लिए खड़ा रहता है, तो फिर ये पाबंदियां क्यों? ये गुस्सा अब बालेंद्र शाह के लिए काल बन गया है। अगर ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चलते रहे तो काठमांडू में सत्ता परिवर्तन तय है। अब जरा इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं। आखिर ये 100 रुपए का भंसार नियम है क्या? असल में नेपाल सरकार ने आदेश दिया कि भारत से आने वाले हर उस व्यक्ति को जो 100 रुपए से ज्यादा का सामान ला रहा है, उसे कस्टम ड्यूटी देनी होगी। पहले यह सीमा काफी ज्यादा थी और छोटे मोटे सामान पर कोई रोक टोक नहीं होती थी, लेकिन अचानक लागू हुए इस नियम ने उन गरीब लोगों की कमर तोड़ दी जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर हैं। नेपाल के लोगों के लिए भारतीय सामान हमेशा से सस्ता और टिकाऊ रहा है। अब जब बॉर्डर पर घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है और छोटे से छोटे सामान के लिए टैक्स देना पड़ रहा है, तो लोगों का धैर्य जवाब दे गया।
धारचूला और बनबसा के रास्तों पर हजारों की भीड़ ने बालेंद्र शाह के पुतले फूंके हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार उन्हें भूखा मारना चाहती है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां नेपाल की सरकार अपनी ही जनता की नजरों में विलेन बन गई है। भारत ने यहां बहुत समझदारी दिखाई है। उसने अपनी तरफ से कोई पाबंदी नहीं लगाई, बस अपने नियमों को सख्ती से पालन करना शुरू कर दिया, जिससे नेपाल की सप्लाई चेन चरमरा गई। नेपाल की राजनीति में इस वक्त जो भूचाल आया है, उसके पीछे भारत का वो मास्टर प्लान है जिसे इकोनॉमिक चेकमेट कहा जा सकता है। बालेंद्र शाह की सरकार ने शायद ये सोचा था कि चीन की मदद से वो अपनी इकोनॉमी संभाल लेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। चीन ने सिर्फ वादे किए, लेकिन जमीन पर कोई मदद नहीं पहुंची। दूसरी तरफ भारत के साथ जो व्यापारिक और सामाजिक रिश्ता है, उसे कोई और देश रिप्लेस नहीं कर सकता। गृह मंत्री सुदन गुरुंग का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि बालेंद्र शाह के मंत्री अब इस डूबते जहाज की सवारी नहीं करना चाहते। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों और सरकार की गलत नीतियों ने जनता का भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया है। अब तो ये चर्चा भी गर्म है कि नेपाल के कई और मंत्री कतार में हैं और आने वाले हफ्तों में बालेंद्र शाह बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। भारत का कूटनीतिक रुख एकदम साफ है। हम किसी के आंतरिक मामले में दखल नहीं देते, लेकिन अगर हमारे हितों और हमारे लोगों के रिश्तों पर चोट होगी तो हम चुप भी नहीं बैठेंगे। इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब ये पता चला कि नेपाल की सीमा पर भारतीय सामानों की लत नहीं, बल्कि जरूरत है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में नमक से लेकर तेल तक सब कुछ भारत से जाता है। जब बालेंद्र शाह ने टैक्स का पेच फंसाया तो इन सामानों की किल्लत हो गई, कालाबाजारी बढ़ने लगी और जो आम आदमी कल तक सरकार का समर्थक था, वो आज सड़कों पर पत्थर लेकर खड़ा है। ये स्थिति किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक होती है जब उसकी जनता ये मानने लगे कि पड़ोसी देश ज्यादा हमदर्द है। नेपाल की जनता खुलेआम कह रही है कि भारत के साथ हमारे रिश्ते राजनीति से ऊपर हैं। ये वो इमोशनल कनेक्ट है जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है। बालेंद्र शाह की सरकार ने इसी ताकत को कम आंकने की गलती की। अब स्थिति ये है कि नेपाल की पुलिस भी प्रदर्शनकारियों को रोकने में हिचकिचा रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनके घरों का राशन भी उसी बॉर्डर से आता है। इधर दुनिया महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है। ट्रंप और ईरान के बीच की तनातनी ने क्रूड ऑयल की कीमतों को पहले ही आग लगा दी है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। ऐसे नाजुक वक्त में भारत अपने पड़ोस में किसी भी तरह की अस्थिरता नहीं चाहता, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भारत अपनी सुरक्षा और अपने नियमों से समझौता करेगा। नेपाल को यह समझना होगा कि उसकी खुशहाली भारत के साथ चलने में ही है, न कि भारत के खिलाफ चीन का मोहरा बनने में। भारत ने नेपाल को जो संदेश भेजा है वो बहुत ही कड़ा और स्पष्ट है। बिना किसी युद्ध के, बिना किसी बड़े शोर शराबे के भारत ने नेपाल की सरकार को घुटनों पर ला दिया है। ये 2026 की नई कूटनीति है, जहां ताकत दिखाने के लिए मिसाइलें नहीं, बल्कि इकोनॉमिक डिसीजन ही काफी होते हैं। नेपाल के भीतर जो आक्रोश है वो सिर्फ टैक्स को लेकर नहीं है, बल्कि उस बढ़ते भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ भी है जो बालेंद्र शाह की सरकार में चरम पर पहुंच गया है। गृह मंत्री का इस्तीफा तो सिर्फ एक मोहरा गिरने जैसा है। असली शहमात का खेल तो अब शुरू होगा। क्या बालेंद्र शाह इस्तीफा देंगे या फिर वो भारत के सामने झुककर इन नियमों को वापस लेंगे? ये सवाल आज नेपाल की हर गली में गूंज रहा है। भारत के सीमावर्ती जिलों में व्यापार ठप होने से भारतीय व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन वे राष्ट्रहित में सरकार के साथ खड़े हैं। उन्हें पता है कि अगर आज नेपाल को सही सबक नहीं सिखाया गया तो कल ये समस्या और बड़ी हो जाएगी। भारत का कूटनीतिक प्लान एकदम फुल प्रूफ है और इसकी काट फिलहाल काठमांडू के पास नहीं है। अब बात करते हैं उस सीक्रेट एक्शन की जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। सूत्रों की माने तो भारत ने नेपाल के साथ होने वाले कई बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइलें अभी ठंडे बस्ते में डाल दी हैं। बिजली की खरीद बिक्री से लेकर नई सड़कों के निर्माण तक सब कुछ एक तरह से होल्ड पर है। ये नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा झटका है। नेपाल की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा भारत से आने वाले रेमिटेंस और ट्रेड पर टिका है। अगर भारत ने अपनी मुट्ठी जरा भी भींची तो नेपाल में अंधेरा छा जाएगा। बालेंद्र शाह को शायद उनके सलाहकारों ने गलत जानकारी दी थी कि भारत कभी सख्त कदम नहीं उठाएगा, लेकिन यह नया भारत है जो दोस्ती निभाना जानता है, तो अपने हितों की रक्षा करना भी उसे बखूबी आता है। नेपाल के लोग अब मांग कर रहे हैं कि पुराने नियमों को बहाल किया जाए और भारत के साथ रिश्तों को पहले जैसा बनाया जाए।
इस थ्रिलर का अगला अध्याय और भी रोमांचक होने वाला है। एक तरफ ईरान जंग की आग में झुलसने को तैयार है, दूसरी तरफ नेपाल अपनी आंतरिक आग में जल रहा है। भारत इन दोनों मोर्चों पर पैनी नजर रखे हुए है। नेपाल में अगर सरकार गिरती है तो ये बालेंद्र शाह के लिए बहुत बड़ी हार होगी और दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव की एक और जीत। नेपाल की जनता का प्यार भारत के लिए कम नहीं हुआ है, बल्कि वो और बड़ा है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि उनकी अपनी सरकार उनके साथ राजनीति कर रही है, जबकि भारत आज भी उनके लिए बड़ा भाई बनकर खड़ा है। क्या बालेंद्र शाह की सत्ता अगले 48 घंटों तक टिक पाएगी, या फिर नेपाल की सड़कों पर हो रहा यह प्रदर्शन तख्ता पलट का गवाह बनेगा? नेपाल की जो स्थिति आज है वैसी शायद ही कभी रही हो। वहां का मध्यम वर्ग और व्यापारी तबका सबसे ज्यादा गुस्से में है। उनका कहना है कि जब सीमाएं खुली हैं और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संधियां हैं, तो फिर ये नए बैरियर क्यों खड़े किए जा रहे हैं? बालेंद्र शाह ने अपनी राष्ट्रवादी छवि चमकाने के लिए भारत विरोध का जो कार्ड खेला था, वो अब उल्टा पड़ गया है। राष्ट्रवाद तभी तक अच्छा लगता है जब तक पेट में रोटी हो। जब 100 रुपए का टैक्स आम आदमी की थाली से निवाला छीनने लगे, तो वही राष्ट्रवाद गुस्से में बदल जाता है। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने इस्तीफे के बाद दबी जुबान में स्वीकार किया है कि सरकार के कुछ फैसले जमीनी हकीकत से कोसों दूर थे। ये स्वीकारोक्ति ही इस बात का सबूत है कि सरकार के भीतर कितनी हताशा है। भारत की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। दिल्ली के गलियारों में नेपाल को लेकर जो मंथन चल रहा है, उसका असर अब जमीन पर दिखने लगा है। भारत ने कभी नहीं कहा कि वो नेपाल की सरकार गिराना चाहता है, लेकिन भारत ने यह जरूर सुनिश्चित किया है कि नेपाल को अपनी गलतियों का एहसास हो। जब नेपाल के लोग खुद अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए, तो भारत को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये एक ऐसी कूटनीतिक जीत है जिसकी मिसाल आने वाले समय में दी जाएगी। बालेंद्र शाह अब चारों तरफ से घिर चुके हैं। एक तरफ जनता है, दूसरी तरफ उनके अपने बागी मंत्री और तीसरी तरफ भारत का आर्थिक दबाव। ऐसे में उनके पास बहुत कम विकल्प बचे हैं। या तो वो पूरी तरह सरेंडर करें या फिर सत्ता छोड़ने के लिए तैयार रहें। हॉर्मुज की जंग का असर तेल की सप्लाई पर पड़ेगा, जिससे नेपाल जैसे देशों की मुश्किलें और बढ़ेगी। अगर नेपाल ने वक्त रहते भारत के साथ अपने मनमुटाव खत्म नहीं किए, तो वहां की हालत श्रीलंका से भी बदतर हो सकती है। नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है। उसकी हर सांस भारत के रास्ते से होकर गुजरती है। चीन से मदद की उम्मीद करना एक ऐसे मृग तृष्णा की तरह है जो दूर से तो पानी जैसा दिखता है, लेकिन पास जाने पर सिर्फ धूल मिलती है। नेपाल के प्रबुद्ध नागरिक अब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हमें बालेंद्र शाह की जिद नहीं, बल्कि भारत का साथ चाहिए। ये जनमत ही है जो किसी भी लोकतंत्र में आखिरी फैसला करता है। भारत को पता है कि नेपाल की जनता उसके साथ है, और यही भारत की सबसे बड़ी जीत है। इधर बॉर्डर पर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। सेना और अर्धसैनिक बल हाई अलर्ट पर हैं। नेपाल की तरफ से हो रही हर गतिविधि पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अगर नेपाल की सरकार ने स्थिति को कंट्रोल नहीं किया, तो भारत को अपनी सुरक्षा के लिए और भी कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। नेपाल के लोगों का भारत के प्रति ये प्रेम ही है जो आज बालेंद्र शाह की सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने भारत के साथ खून का रिश्ता बनाया है, जिसे ये राजनेता चंद रुपयों के टैक्स के लिए नहीं तोड़ सकते। ये जज्बात ही इस कहानी का सबसे इमोशनल और पावरफुल हिस्सा है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, नेपाल में सस्पेंस गहराता जा रहा है। क्या आज रात बालेंद्र शाह कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाएंगे? क्या भारत अपनी तरफ से कोई नरम रुख दिखाएगा? इन सभी सवालों के जवाब अगले कुछ घंटों में मिल सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना भी जानता है और उन्हें उनकी जगह दिखाना भी। ये 2026 का भारत है जो अब किसी के दबाव में नहीं आता और न ही अपनी सुरक्षा और सम्मान से समझौता करता है। ईरान और अमेरिका की जंग के साये में भारत ने अपने इस छोटे से पड़ोसी को जो सबक सिखाया है, उसकी गूंज दूर तक जाएगी। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों के बाजारों में आज सन्नाटा है, लेकिन वहां के लोगों के दिलों में आक्रोश की आग धधक रही है। बनबसा बॉर्डर पर खड़े ट्रक ड्राइवर और व्यापारी ये पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी खता क्या है, क्यों उन्हें अपनी ही सरकार की गलत नीतियों की सजा मिल रही है। भारत ने यहाँ बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है। इमरजेंसी सेवाओं और एम्बुलेंस के लिए रास्ते खुले रखे गए हैं, लेकिन कमर्शियल ट्रेड पर नियमों की सख्ती बरकरार है। ये एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर। बालेंद्र शाह को अब समझ आ गया होगा कि सत्ता चलाना और सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होना दो अलग बातें हैं।
असल चुनौती तब होती है जब आपको अपने लोगों का पेट भरना होता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू है। नेपाल के कुछ विपक्षी दलों ने अब खुलेआम भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि बालेंद्र शाह ने भारत के साथ रिश्ते खराब करके नेपाल के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है। ये राजनीतिक ध्रुवीकरण बालेंद्र शाह की सरकार के लिए आखिरी कील साबित हो सकता है। जब घर के अंदर ही फूट पड़ जाए तो बाहर की जंग जीतना नामुमकिन हो जाता है। सुदन गुरुंग का इस्तीफा इसी फूट का पहला बड़ा संकेत है। अब देखना यह है कि अगला नंबर किसका है। क्या नेपाल की सरकार वाकई ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी? भारत का कूटनीतिक प्लान सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि अगले कई दशकों के लिए है। भारत चाहता है कि नेपाल एक स्थिर और समृद्ध देश बने, लेकिन वो भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र न बने। बालेंद्र शाह की सरकार ने पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से चीन के प्रति झुकाव दिखाया था, वो भारत के लिए चिंता का विषय था। लेकिन भारत ने अपनी ताकत का प्रदर्शन उस वक्त किया जब नेपाल को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये एक मास्टर स्ट्रोक है जिसने चीन के प्रभाव को भी एक झटके में खत्म कर दिया है। अब चीन चाहकर भी नेपाल की वैसी मदद नहीं कर सकता जैसी भारत करता आया है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है, काठमांडू के सिंह दरबार में हलचल तेज होती जा रही है। बालेंद्र शाह के सलाहकार उन्हें अलग अलग राय दे रहे हैं, लेकिन कोई भी रास्ता आसान नहीं दिख रहा। इधर भारत नेपाल सीमा पर लोग मशालें लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नजारा किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा है। एक तरफ दुनिया महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है, दूसरी तरफ एक छोटा सा देश अपनी पहचान और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। भारत यहाँ एक रक्षक की भूमिका में भी है और एक सख्त अनुशासन प्रिय बड़े भाई की भूमिका में भी। ये संतुलन ही भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी खूबी है। क्या होगा अगर बालेंद्र शाह इस्तीफा नहीं देते? क्या नेपाल में विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाएगी? सूत्रों का कहना है कि नेपाल की सेना भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। सेना हमेशा देश की स्थिरता चाहती है और अगर उसे लगा कि राजनेता देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं तो वो भी कोई बड़ा कदम उठा सकती है। हालांकि भारत हमेशा से नेपाल में लोकतंत्र का समर्थक रहा है, लेकिन स्थिरता पहली प्राथमिकता है। भारत का अगला कदम क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि बालेंद्र शाह की सरकार का रुख आने वाले कुछ घंटों में कैसा रहता है। 2026 का ये साल इतिहास में याद रखा जाएगा। एक तरफ होर्मुज की लहरों पर जंग का आगाज होने वाला है, दूसरी तरफ हिमालय की गोद में बसे नेपाल में एक नई राजनीतिक क्रांति आकार ले रही है। भारत ने इन दोनों स्थितियों में खुद को एक ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित किया है। भारत की राय के बिना अब इस क्षेत्र में कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता। नेपाल के लोगों की आंखों में भारत के लिए जो उम्मीद है, वही भारत की असली पूंजी है। बालेंद्र शाह को यह बात जितनी जल्दी समझ आ जाए, उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। वरना इतिहास गवाह है कि जो जनता आपको सर आंखों पर बिठाती है, वही आपको फर्श पर लाने में भी देर नहीं लगाती। अब वक्त आ गया है कि हम उस मुख्य मुद्दे पर लौटें जिससे ये सब शुरू हुआ था। वो 100 रुपए का भंसार। ये सिर्फ एक टैक्स नहीं था, ये नेपाल की संप्रभुता दिखाने की एक नाकाम कोशिश थी जो अब उनके अपने गले की फांस बन गई है। भारत ने इसे बहुत ही ग्रेसफुली हैंडल किया है। भारत ने कभी नहीं कहा कि आप टैक्स मत लगाइए। भारत ने बस ये कहा कि अगर आप नियम बदलेंगे तो हम भी अपनी सुरक्षा और व्यापारिक नियमों को अपडेट करेंगे। इस अपडेट ने ही नेपाल की सांसें फुला दी हैं। आज नेपाल का हर नागरिक ये समझ चुका है कि भारत के बिना उनका गुजारा मुमकिन नहीं है। क्लाइमैक्स अब करीब है। नेपाल की सरकार गिरने की खबरें अब सिर्फ अफवाह नहीं, बल्कि एक हकीकत के बहुत करीब पहुंच चुकी हैं। गृह मंत्री के बाद अब श्रम मंत्री और कुछ अन्य बड़े मंत्रियों के भी इस्तीफे की खबरें आ रही हैं। बालेंद्र शाह पूरी तरह अलग थलग पड़ चुके हैं। क्या वो अपनी जिद छोड़कर भारत से बात करेंगे, या फिर वो नेपाल को एक ऐसी अनिश्चितता की तरफ धकेल देंगे जहां से वापसी नामुमकिन होगी? ये सवाल अब हर किसी के जहन में है। भारत की तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं है। भारत को पता है कि वक्त और हालात उसके पक्ष में हैं। नेपाल के लोग भारत के इस धैर्य और शक्ति के मुरीद हो गए हैं। वे जानते हैं कि अगर भारत चाहता तो स्थिति और भी खराब हो सकती थी, लेकिन भारत ने हमेशा की तरह एक बड़े भाई का फर्ज निभाया है। अब जिम्मेदारी नेपाल की सत्ता की है कि वो इस रिश्ते की अहमियत को समझे और अपनी जनता की भावनाओं का सम्मान करे। भारत ने इस हथियार का इस्तेमाल बहुत ही सटीकता से किया है। बिना किसी को विचलित किए, बिना किसी का खून बहाए, भारत ने वो हासिल कर लिया जो बड़े बड़े युद्ध नहीं कर पाते। नेपाल की जनता आज भारत के लिए जो नारे लगा रही है, वो बालेंद्र शाह की सरकार के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है।
क्या बालेंद्र शाह इस चेतावनी को समझेंगे या फिर उन्हें भी नेपाल की राजनीति के इतिहास में एक नाकाम नेता के तौर पर याद किया जाएगा? नेपाल की सड़कों पर प्रदर्शन तेज हो गए हैं और वहां की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा और अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये 2026 का नया भारत है जो अब किसी के आगे झुकता नहीं बल्कि दुनिया को अपनी शर्तों पर चलने के लिए मजबूर करता है। नेपाल का ये संकट भारत की इसी बढ़ती हुई ताकत का एक छोटा सा ट्रेलर है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या बालेंद्र शाह ने आधी रात को इस्तीफा दिया या फिर भारत ने उनके लिए कोई नया सरप्राइज तैयार किया है। क्या हॉर्मुज की जंग शुरू हो गई है और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? ये सब और बहुत कुछ अगले एपिसोड में। लेकिन जाने से पहले आप क्या सोचते हैं? क्या नेपाल की सरकार को भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने चाहिए या फिर उन्हें अपनी जिद पर अड़े रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। क्या आपको लगता है कि भारत ने जो एक्शन लिया वो सही था? आपकी एक एक प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत अहम है। नेपाल की पहाड़ियों से लेकर रेगिस्तान की रेत तक भारत का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और जो लोग भारत को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें अब समझ आ गया होगा कि ये 2026 है और भारत की ताकत का अंदाजा लगाना उनके बस की बात नहीं है। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अगली खबर और भी धमाकेदार होने वाली है। क्या नेपाल में वाकई तख्ता पलट होगा? क्या भारत का सीक्रेट प्लान पूरी तरह सफल होगा? ये जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। नेपाल की सड़कों पर जलती मशालें और भारत के पक्ष में उठती आवाजें ये साबित कर रही हैं कि कूटनीति की इस जंग में भारत की जीत तय है। बालेंद्र शाह की सरकार अब बस कुछ ही समय की मेहमान है। ये राष्ट्रवादी जोश और भारत की अडिग नीति का ही परिणाम है कि आज पूरा दक्षिण एशिया भारत की तरफ देख रहा है। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, बस आप अपनी नजरें इस चैनल पर टिकाए रखें क्योंकि सच वही है जो हम आपको दिखा रहे हैं और हकीकत वो है जो अब नेपाल की सड़कों पर दिख रही है। आज के लिए इतना ही, लेकिन ये याद रखिएगा कि सस्पेंस अभी बाकी है। क्या बालेंद्र शाह की सरकार वाकई आज गिर जाएगी? क्या भारत का अगला कदम और भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा? ये सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए सावधान रहिए, जागरूक रहिए और देखते रहिए ये खास सीरीज।